हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ब्लॉग। तो हम इसमें अभी जो वर्ल्ड का करंट सिचुएशन है, पॉलिटिक्स है, तो उसी को देखने की कोशिश करेंगे। उसमें अभी क्या चल रहा है, कौन कितना अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया है और फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इसमें हर एक प्लेयर जो वर्ल्ड के मेजर प्लेयर हैं, तो उसको देखने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना कॉस्ट है, उसके अलावा उसके रिस्पेक्ट में कितना उसका गेन कर पा रहा है। तो जैसे कि मेजर प्लेयर्स इसमें जितने भी हैं, यूएस से लेके इजराइल, उसके बाद ईरान एंड इजराइल वॉर। तो इस सारे को हम देखने की कोशिश करेंगे और इसमें देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और किसको इससे फायदा हो रहा है या हो सकता है, या किसको इससे लॉस हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस एंड अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशंस, what is happening in the world in current situations. So it is just my observation and analysis. तो इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यदि बात करें तो यदि देखोगे तो इजराइल का, इजराइल के बारे में देखेंगे तो पहले इसमें इसका कॉस्ट कितना जा रहा है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हर एक टर्म में देखिए, इकोनॉमिक से लेके अदर ये जितने भी ह्यूमन लाइफ से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जितने भी है उसमें इसका जो आउटकम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक, वो देखेंगे। इसी तरीके से हर एक का देखेंगे, चाइनीज़ का देखेंगे। चाइनीज़ की जो पॉलिसी है उसमें प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे कि आप अभी भी करंट में देखे होंगे कि नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, तो मिसाइल टेस्ट तो वो करता ही रहता है, वो किया है अभी वहाँ पे येलो सी के पास किया है, या जो जापानीज सी है उसके पास किया है। तो उससे जो इंडो पैसिफिक का जो इक्वेशन है उसमें क्या चेंज हो सकता है। या फिर चाइनीज, क्योंकि ईरान यदि डिफीट कर रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, तो इट इज़ डायरेक्टली क्वेश्चनिंग टू अदर मेजर पावर। चाइना के ऊपर ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे ये होगा जैसे कि अमेरिकन ने वर्ल्ड को दिखाया है, जो भाई मैं इकोनॉमिक पावर के साथ साथ मैं मिलिट्री पावर भी हूँ, मैं हार्ड पावर को शो करके दिखाया है। वो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि अमेरिका हर एक जगह दिखाया है। इवन आप देखेंगे साउथ अमेरिका में चिले से लेके ग्वाटेमाला से लेके पनामा से लेके वियतनाम वॉर से लेके ईरान में इराक ईरान वाला जो वॉर था उसमें, फिर उसके बाद इसको कुवैत और इराक के बीच में जो हुआ था उस वहाँ से लेके मतलब हर एक जगह दिखाया है। फिर इराक में, फिर अफगानिस्तान में, हर एक जगह अपना हार्ड पावर शो करके दिखाया है। लेकिन चाइनीज केवल अपने इकोनॉमिक फ्रंट को ही अभी तक वर्ल्ड में दिखाया, कहीं हार्ड पावर शो नहीं किया है। तो अब इस इक्वेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे पहले इजराइल और इसके जो कॉस्ट है उसके और इसका जो आउटकम क्या अचीव करना चाह रहा है। यदि इजराइल के जो मेन ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई यहाँ पे है रिजीम चेंज होगा, रिजीम चेंज। आप देखेंगे, आप बोलेंगे रिजीम चेंज करने के पीछे का पर्पस क्या था। देखिए, रिजीम चेंज होगा तो क्योंकि अभी का जो रिजीम है वो किसको सपोर्ट करता है, हमास को। हमास, हिजबुल्लाह और हुती, ये तीन है। हमास हिजबुल्लाह का ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ पे फ़िलिस्तीन का जो लैंड है उसको जो पहले का फ़िलिस्तीन है उसको एस्टैब्लिश करना और इजराइल को वहाँ से हटाना। तो हिजबुल्लाह और हमास का ये ऑब्जेक्टिव है। तो हिजबुल्लाह हमास को ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से होता है, इक्विपमेंट कहाँ से मिलता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कहाँ से मिलता है, तो वो सब कौन देता है, ईरान देता है, ठीक। हूती भी है। हूती का क्या ऑब्जेक्टिव है, वही ऑब्जेक्टिव है कि जो भाई जो अरब अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड में ईरान का डोमिनेंस बना रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे आज से 2-3 साल पहले आर्मेको जो ऑयल कंपनी था सऊदी का, उस पे हूती ने मिसाइल अटैक किया था। क्या रीजन था, कुछ नहीं, वो सीधा दिखाना था जब भाई ये ईरान का ही डोमिनेंस रहेगा अरब वर्ल्ड के अंदर, इधर सेंट्रल एशिया में जो भी मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें अरब ईरान का रहेगा डोमिनेंस। तो यदि रिजीम चेंज होता है तो ये हमास हमास हिजबुल्लाह जितने भी होती है, जितने भी आउटफिट हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, इराक के अंदर शिया मिलिशिया है,
तो वो भी है। कौन करता है? ईरान। तो रिजिम चेंज होगा तो इन सब का सपोर्ट खत्म हो जाएगा, सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो ये सब कोलैप्स कर जाएंगे। तो क्या होगा कि इजराइल को किसी भी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है इसके ऑब्जेक्टिव में रिजिम चेंज। रिजिम चेंज अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, तो अब देखिए इसको मिस कैलकुलेशन बोलेंगे या फिर कैलकुलेशन सही है। आप ये नहीं मान के चल सकते हैं कि जो मिलिट्री का जो पॉलिसी मेकर है, जो वॉर स्ट्रेटजिस्ट है, वो ये मान के नहीं चलते। वो हर एक प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पे सोचते हैं। ये हर एक प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पे सोचते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं ये मिस कैलकुलेशन है। मिस कैलकुलेशन में भी हो सकता है, लेकिन वो तो ये भी तो सोचे होंगे कि भाई मैं खेमेनी को न्यूट्रलाइज कर दूंगा तो क्या हो सकता है, सेकंड लाइन ऑफ कमांड आएगा कि नहीं आएगा, या फिर जो इनपुट होगा, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होगा इसराइल के पास या अमेरिकन के पास, क्या इंटेलिजेंस में तो ये भी तो होगा ना कि भाई आईआरजीसी कितना स्ट्रांग है, सेकंड लाइन ऑफ कमांड कितना स्ट्रांग है, ये सब भी इनपुट उसके पास होगा ही होगा। तो ये पॉसिबिलिटी वो लेकर चले होंगे। जो 5% या 2% चांस हो सकता है कि जो टॉप लीडर को हटाने के बाद सेकंड लाइन ऑफ कमांड उतनी स्ट्रांगली वो उसको टेक ओवर करेगा कि नहीं करेगा, तो वो चीज़ लेके चले चले होंगे। लेकिन मिस कैलकुलेशन यहाँ पे इस सेंस में देख सकते हैं कि रिजीम चेंज होने के पीछे इजराइल और अमेरिकन का यह था कि भाई मैं इधर से अटैक करूँगा, वहाँ से जो एंटी रिजीम है वो प्रोटेस्ट कर देंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे तो फिर वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता दिख नहीं रहा है। ठीक। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव इजराइल का है, इससे ये ऑब्जेक्टिव जो इजराइल का है रिजिम चेंज, ये अभी आने वाले टाइम में देखा जाएगा। क्योंकि आप ये भी मान के चलिए कि जो इरानियन फोर्स है 6 लाख 7 लाख का मिलिट्री फोर्स है। ऑब्वियसली है कि जो एंटी रिजिम होगा उसको एक तरीके से वो थ्रेट करके रखा होगा, या उसको बोल रहा होगा कि भाई अभी इमरजेंसी है कंट्री के अंदर, यदि तुम किसी भी तरीके के उत्पात मचाओगे तो यहाँ पे शूट एंड साइट या इस तरह का ऑर्डर है। इसीलिए जो भी एंटी रिजिम होगा वो प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आया होगा। या फिर इसका सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से ईरानियन एक बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, या ईरानियन प्राइड है, तो जो एंटी रिजिम होंगे या जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, प्रो रिजिम और एंटी रिजिम के बॉर्डर लाइन पे होंगे, हो सकता है कि वो प्रो रिजिम सपोर्ट में चले गए होंगे। ठीक। तो रिजिम चेंज करने के जो मतलब सपोर्ट में होंगे, उसके अंदर भी एक ईरानियन सिविलाइजेशंस, ईरानियन प्राइड, ईरानियन कल्चर, इस तरह का एक इमोशंस आया होगा। तो वो अभी रिजिम के सपोर्ट में जा सक गए होंगे। या सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब भाई जो वहाँ का मिलिट्री पावर है, वो जो एंटी रिजिम है उसको सबको एकदम मतलब बंद करके रखा होगा, जब भाई तुम लोग अभी शांत से रहो, कुछ करोगे तो मारे जाओगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, वो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव तो है कि यदि वॉर अभी सीज फायर भी हो जाता है दोनों के बीच में, या दोनों पार्टी के बीच में भी, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो तो वो अभी 10 साल 15 साल 20 साल तो फिर ईरान अभी स्टार्ट कर नहीं सकता है, या फिर कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड वर्ल्ड इक्वेशंस में चेंज ना आए। तो थर्ड ये चीज़ है कि एक एग्जांपल आप यदि देखे होंगे कि अभी जो ईरानियन फुटबॉल टीम गया था कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे वो एंटी रिजिम उनका एक पोस्चर था देखने को मिला है, या ये चीज़। तो इससे आप ये सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई किसी भी कंट्री का यदि कोई टीम बाहर गया है, इसका मतलब क्या होता है, वो गवर्नमेंट के चहेते होंगे तभी तो उसको भेजा होगा। ठीक। मतलब चहेते होंगे तभी तो उसको भेजा होगा ना, ऐसा तो नहीं है जो विरोधी होगा गवर्नमेंट का या जो रिजिम का जो विरोधी होगा उसको भेजा होगा, नहीं। लेकिन भेजा, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यदि वो प्रो रिजिम या रिजिम के सपोर्टर रहते या उस वो चाहते कि जो भाई जो हमारे अभी अयतुल्ला खamenei है उसका जो आईआरजीसी है उसी का गवर्नमेंट रहे, तो वो वहाँ पे एंटी रिजिम एक्टिविटी नहीं करते या नहीं दिखाते। तो इसका मतलब क्या है, जो जो आम पब्लिक है उसके उसमें भी एक एंटी रिजिम सेंटिमेंट है, एंटी रिजिम ये चीज़ है। लेकिन किसी भी तरीके का अभी प्रोटेस्ट या ये नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो भाई अभी जो इसराइल के जो ग्राउंड फोर्सेज भी है ना, बहुत स्ट्रांग ग्राउंड फोर्सेज, 6 लाख 7 लाख 8 लाख इतना हम का फोर्सेज है, तो ऑब्वियसली कंट्री को कंट्रोल करके रखा होगा। छोटा सा ज्योग्राफी है ये है।
दूसरा यदि इजराइल का ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ये था न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो अभी वो बंद होगा ही होगा, ठीक। तो आप देखिए, इजराइल का मतलब ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक। आउटकम देख लिया, आउटकम में ये है। अब हम कॉस्ट की यदि बात करते हैं, तो कॉस्ट में देखोगे तो इजराइल क्या ये फ्यूचर वॉर खींचेगा या नहीं खींचेगा। यदि कॉस्ट देखोगे तो इजराइल के सबसे पहले क्या है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ मतलब यदि कंट्री का जियोग्राफी बहुत लंबा चौड़ा रहता है तो भाई हो सकता है कि यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है ही नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ हुआ नहीं, तो भाई एक अटैक करेगा, 10 अटैक कर दिया यहाँ पे, तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ईरान को देखोगे तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत है, यहाँ पे 10 अटैक करोगे तो इसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो डेप्थ नहीं है। तो ये एक कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब इजराइल के लिए, क्योंकि भाई यदि छोटी कंट्री रहेगी तो भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो डैमेज तो ज़्यादा होगा ना। दूसरा चीज़ ये देखिए, कॉस्ट में देखेंगे तो इस वॉरफेयर में एक चीज़ देखा गया है कि ईरान ने क्या किया, अपना एक लो कॉस्ट वॉरफेयर स्टार्ट किया क्या। जैसे कि मान लीजिए वो अपना एक ड्रोन के थ्रू कर रहा है। हाँ, थोड़ी देर बाद। तो तो यहाँ पे जैसे कि ड्रोन है, तो ड्रोन को बनाने में उसको मान लीजिए खर्चा हो गया 1 लाख, और इसको रोकने के लिए जो इजराइल है या अमेरिकन है, उसका खर्चा कितना हो रहा है, मिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर। ये आप थार्ड मिसाइल देखोगे, थार्ड देखोगे या पेट्रियट देखोगे या आयरन डोम, जितना भी है इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ईरान क्या करता है, लो कॉस्ट वॉरफेयर का यूज़ कर रहा है। तो एक ड्रोन यहाँ से आया, इसको खर्च, इसको रोकने के लिए थार्ड का यूज़ करेंगे या आयरन डोम का यूज़ करेंगे, तो कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होगा ना। तो ईरान इस टैक्टिक पे अभी काम कर रहा है। तीसरा चीज़ यदि देखोगे तो, तीसरा चीज़ यदि आप देखेंगे तो इजराइल का अभी क्या है, जैसे कि वॉर में जाने के बाद क्या होता है, किसी भी कंट्री का जो नॉर्मल एक्टिविटी था, इकोनॉमिक एक्टिविटी था, सब बंद हो जाता है, ठीक। और इजराइल की इकोनॉमी भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा 1 ट्रिलियन या इस तरह का बहुत बड़ी इकोनॉमी है नहीं, तो इकोनॉमी भी छोटी है। दूसरा चीज़ देखेंगे तो वॉर का पर डे खर्चा बिलियंस ऑफ डॉलर आता होगा, ठीक। तो उसकी भी तो एक सीमा होता है ना, एक वॉर फंड होता है, उसकी भी एक मतलब लिमिटेशन होता है, जो भी कितना आप खर्चा कर सकते हैं वॉर में। तो ये भी है, ये भी चीज़ है, तो इसीलिए इज़राइल को भी लग रहा है कि भाई थोड़ा-सा ये भी सोचेगा इसमें, समझ गए? अब हम अदर से फैक्टर में यदि देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर या ह्यूमन लाइफ तो डैमेज हो ही रहा है, ठीक। तो कॉस्ट इसमें इज़राइल का इतना ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव में आप देख रहे हैं कि रीजन में अभी चेंज अभी हाल में तो नहीं दिख रहा है, जैसे कि सेकंड लाइन ऑफ कमांड उसका टेक ओवर किया था, ठीक। अब हम आते हैं अदर प्लेयर का। तो ये फ्यूचर है, ये इसका फ्यूचर है, मतलब ये देखा जा सकता है कि वॉर में मतलब सीज फायर भी हो सकता है। अदर फैक्टर्स की यदि हम बात करें तो, अदर फैक्टर्स की यदि बात करें तो, यदि यहाँ पे जो इसराइल का ऑब्जेक्टिव यदि देखेंगे, यदि यहाँ पे सीज फायर हो जाता है तो जो अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड में एक क्या होगा कि जो भाई एंटी वेस्ट या एंटी अमेरिकन कोई प्लेयर बचेगा नहीं, ठीक। तो जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इसराइल का अरब के हर कंट्री, लगभग सारे कंट्री के साथ एक कॉर्डियल रिलेशंस को बिल्ड किया गया है, जो पीसफुल पीस यहाँ पे बना रहा है। तो ये अरब, ये अब्राहम अकॉर्ड का एक्सटेंशन होगा पूरे अरब के अंदर, और एक पीस का सिचुएशंस क्रिएट होगा, पीस आएगा। और उसके अलावा क्या होगा कि पूरे अरब के अंदर वेस्ट का फिर कंट्रोल हो जाएगा, कोई एंटी वेस्ट वहाँ पे रहेगा नहीं, ठीक। ये चीज़ इस इजराइल और अमेरिकन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक। अब हम यदि बात करते हैं तो यूएस के बारे में बात करते हैं, चलिए। अब देखिए यूएस की ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे। देखिए यूएस की जब आप ऑब्जेक्टिव को चेक करोगे तो यहाँ पे यूएस का ऑब्जेक्टिव एक क्या था, रिजीम को चेंज करना। रिजीम चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटी अमेरिकन रहेगा नहीं, प्रो अमेरिकन आ जाएगा। प्रो अमेरिकन आएगा तो ईरान के पॉलिसी पे अमेरिकन का कंट्रोल होगा, ठीक। अमेरिकन के कंट्रोल होगा या वेस्ट का कंट्रोल होगा, तो उससे क्या होगा, जो अभी वर्ल्ड में तो कह सकते हैं कि भाई अमेरिकन को कोई चैलेंज करता है तो
चाइनीज चैलेंज करता है इकोनॉमिक फ्रंट पे। अब यहाँ पे मेन क्या है कि अमेरिकन अपना एक हार्ड पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकन को अफगान से बाहर निकलने के बाद, अफगान से जैसे वो बाहर निकला, उसके बाद आप यदि देख सकते हैं तो वर्ल्ड में एक तरीके का ये एक कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई अमेरिकन मतलब अमेरिकन डिक्लाइन कर रहा है, अमेरिकन पावर नीचे जा रहा है, रशिया चाइनीज ऊपर आ रहा है, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट आया था। और अमेरिकन की मिलिट्री पावर मतलब थोड़ा सा वो एक निगेटिव पावर पोस्चर था अमेरिकन के लिए, समझ गए। उसके बाद आप यदि देखोगे तो जैसे कि टैरिफ वॉर हुआ है, तो टैरिफ वॉर होने में आप देखेंगे कि जितने भी इवन द अमेरिकन एलाई यूरोपियन जितने भी थे वो चाइनीज के साथ इकोनॉमिक टाई अप किए हैं, उसको बढ़ाए हैं। फिर टैरिफ अमेरिकन ने चाइनीज के ऊपर लगाया तो चाइना का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, चाइना भी रेयर अर्थ मटेरियल रोक दिया, उससे जो अमेरिकन का जितने भी जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री था उसको इम्पैक्ट हुआ। तो अमेरिकन की हेजेमनी जो है वो थोड़ा सा अ, उस पे क्वेश्चन मार्क हो रहा था, ठीक। ये अफगान वॉर के बाद से ही, देख सकते हैं हेजेमनी पर वो थोड़ा सा हो रहा था। दूसरी चीज इससे ये क्या है कि एक डीडॉलराइजेशन चल रहा था, डीडॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, तो अमेरिकन ने अम, बोला कि जब ये डॉलर का यदि इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, डीडॉलराइज इकोनॉमी हो जाएगी, तो अमेरिकन हेजेमनी को तो वो क्वेश्चंस होगा ना। तो अमेरिका बोला कि भाई जो मेजर ऑयल सप्लाई है, जिससे जिसके थ्रू आप विदाउट डॉलर का भी आप ऑयल खरीदते हैं, ये दो कंट्री ही था, एक एक आप मान के चलो ईरान, ईरान को भी लोकल करेंसी में आप खरीद लेते हो, एक वेनेजुएला था। आप ये देखे होंगे वेनेजुएला में जो मादुरो को जब मतलब एबडक्ट किया अमेरिकन ने, तो उससे 2 घंटे पहले चाइनीज और इसके वेनेजुएला के गवर्नमेंट के बीच में एक कोई मीटिंग चल रहा था, टाइप चल रहा था, उसी 2 घंटे के बाद उसने कर लिया। तो अब ऑयल सप्लाई जो है उस पर पूरे अमेरिकन कंट्रोल हो जाएगा, तो जो डिडॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है तो वो रुकेगा। तो एक एक तरीके से चाइनीज हेजेमनी को इससे रोका जाएगा, ठीक। और अमेरिकन की जो प्राइड है, अमेरिकन की जो पावर है, उसको अमेरिकन दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये अमेरिकन का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव यदि देखोगे, अम, दूसरा ऑब्जेक्टिव यदि देखे, छोड़िए ऑब्जेक्टिव, मेनली ये हो गया कि भाई जो पावर है एक अमेरिकन ही है, उसी को वर्ल्ड में दिखाना है, दूसरा कोई आ नहीं सकता है, ठीक। यहाँ पे आप देखिए मेन क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन का इसमें कॉस्ट कितना ज़्यादा है। कॉस्ट यदि देखोगे आप, तो कॉस्ट एक तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट है कि जो उसके अरेबियन एलाय है, जितने भी हैं गल्फ के सारे कंट्री है, जो उसका एलाय एलाय है, वो इसके ऊपर कह रहा है भाई ये वार खत्म कर पाओ, नहीं तो ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये कॉस्ट जा रहा है। मे भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में आफ्टर सीज फायर रिलेशन खत्म, मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप अमेरिका, क्योंकि जितने भी अरेबियन बोल रहे हैं वो कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ रहते हो, आपका मिलिट्री बेस है, इसीलिए हमारे ऊपर ईरान अटैक किया, तो यदि आप यहाँ नहीं रहोगे तो अटैक नहीं करेगा, हम लोग अपना देख लेंगे। मे बी ये हो सकता है। हाँ, डिपेंड करता है ये सिचुएशन कैसे जाता है, ईरान किस तरीके से रिटेलिएट अभी कर रहा है, कितना दिन तक सस्टेन करता है वॉर, किस कंडीशन में रुकता है, किस कंडीशन में सीज फायर होता है, ठीक। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि जब भाई ईरान का डोमिनेंस बढ़ जाएगा तो फिर ये अरेबियन वर्ल्ड बोलेगा नहीं नहीं आप यहाँ पे रहो, क्योंकि आप नहीं रहोगे तो फिर इसका डोमिनेंस बढ़ जाएगा, तो हमारी पावर खत्म हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है वॉर में क्या आगे फ्यूचर होगा, तो वो। हाँ, अब यदि कॉस्ट की बात, एक तो ये फ्रेंड वाला कॉस्ट हो सकता है अमेरिकन के लिए, ठीक, जितने भी एलाइड हैं उसके। दूसरा यदि देखोगे अमेरिकन का इंटरनल पॉलिटिक्स यदि देखेंगे, तो यदि हमें यूएस के अंदर यदि जाएगा, यहाँ से किसी भी मिलिट्री का बॉडी बैग वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ के जनता क्वेश्चन करते ही करते हैं कि भाई तुम इसराइल के लिए क्यों अपने लोगों का जान गंवा रहे हो, ये चीज़ है। तीसरा चीज़ ये देखोगे कि अमेरिकन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि जो लो कॉस्ट वॉरफेयर है, ईरान क्या करता है, अपना एक ड्रोन से अटैक कर रहा है, या उससे मिसाइल से अटैक कर रहा है, और इसको रोकने के लिए मिसाइल में ये जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तीसरा चीज़ ये देखोगे कि पर डे वॉर में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अमेरिकन की यदि टॉमहॉक मिसाइल देखोगे, या अदर जो उसकी इंफ्रा है, ये जितने भी लॉजिस्टिक है, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा जा रहा है। जब चौथा चीज़ ये देखोगे कि जो अभी ट्रम्प वॉर कर रहा है, तो वो यूएस कांग्रेस के थ्रू नहीं कर रहा है, कांग्रेस ने उस चीज़ को इंडोर्स नहीं किया है, उसको सपोर्ट नहीं किया है, ठीक। पांचवा ये देखोगे कि हमें यूएस के अंदर अभी इलेक्शन होगा, इलेक्शन में फिर
क्या रिजल्ट आएगा, वॉर की सपोर्ट में नहीं हो सकता है। छठा चीज़ ये देखोगे, अभी ट्रम्प की खुद की जो एक हम पीस में कराएं, हम डील में कराएं, हम वो नोबेल प्राइज़ उसको चाहिए था, ये तो भाई अब सब कह रहा है दुनिया में, अब तुम्हें नोबेल प्राइज़ तो मिलेगा नहीं। तो कॉस्ट यहाँ पे ये अ, जा रहा है। हाँ, कॉस्ट के बदले में जो उसका अचीवमेंट है, अचीवमेंट में तो ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड में वो क्वेश्चन ये साबित कर दिया कि जो भाई हमारे अलावा हार्ड पावर में कोई दूसरा है नहीं। चाइनीज को कंटेन किया, ठीक, डीडॉलराइजेशन को भी रोका, ऑयल सप्लाई को भी रोका, ठीक, वर्ल्ड में इन्फ्लेशन ला दिया, तो वो दिखा दिया जो भाई अमेरिकन धमक क्या होता है, तो वो उसका आउटकम आप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं रशिया के बारे में। यदि आप रशिया को देखोगे तो इसमें रशिया को फायदा इससे क्या हो रहा है कि जो ऑयल सप्लाई में उसका मोनोपोली हुआ। अब जो रशिया ऑयल प्राइस को कम करके बेच रहा था वो नहीं बेचेगा, बोलेगा भाई अम, अब हमारे ही सब चलेगा क्योंकि दूसरा कोई सप्लायर है नहीं। तो एक ये चीज़ है। तीसरा चीज़ ये है, यदि अमेरिकन यहाँ पे ईरान में कमज़ोर पड़ता है तो रशिया स्ट्रांग हो जाएगा। कहाँ पे? ब्लैक सी के अंदर। ये जो ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी हो गया, ये इस्तांबुल हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, ये इधर से, और मेडिटेरेनियन सी में जो आता है यहाँ इस्तांबुल, ये टर्की हो गया। ये चीज़ यदि आप देखोगे तो इसका हिस्टोरिकल बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रशिया के लिए अभी देखोगे तो रशिया का हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है कि जो उसके पास वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। क्योंकि ये देखोगे कि आर्कटिक सर्कल के लगभग आता है रसिया, टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर आता है। तो एक तरीके की, या तो इधर है रशियन पोर्ट जिसका कि उतना पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है नहीं इधर, उतना अभी है नहीं, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड पावर है इधर ही यूरोप के अंदर, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट में कंसंट्रेटेड थे, तो उसके लिए ये था। तो रशिया ने क्या किया, क्रीमिया को एनेक्स किया था, सेबस्टिपोल जो उसका पोर्ट है उसको लेने के लिए, ठीक। यदि यहाँ पे ईरान स्ट्रांग पड़ता है, वहाँ पे इसराइल, यूएस और इसराइल का यदि इमेज डाउन जाता है, तो रसिया इधर फिर डोमिनेट करेगा, इधर पूरे इधर से आते हुए मेडिटेरियन सी के अंदर वो पूरा डोमिनेट यहाँ पे करेगा, ठीक। एक तो ऑयल के थ्रू वो अभी, अब रसिया अपना बार्गेनिंग पावर उसका हाई हो गया तो वो अपना बेचेगा, ठीक। सेकंड चीज क्या है अभी, ये देखो कि जो वर्ल्ड का जो अभी फोकस है वो रसिया यूक्रेन से हट गया है, वो कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे आ गया है, ठीक। तो ये रसिया के लिए अभी अच्छा चल रहा है। हाँ, ये चीज़ लोग कहते हैं कि जो भाई, ये कहते हैं कि रसिया इसका एलाई था, किसका, रसिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान के बोले जाते थे कि भाई ये एक ब्लॉक बन गया है, ये ब्लॉक बन गया है। तो इनडायरेक्टली तो रसिया सपोर्ट कर ही रहा होगा उसको। जैसे कि आप देखे होंगे कि आज से 2-3 दिन पहले लेबनान से जितने भी ईरान के डिप्लोमेट थे उसको उठा के ले गया, रसिया ही उठा के ले गया था अपने प्लेन से। तो रसिया तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर ही रहा है उसको, जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट होगा वो देता होगा, जो सैटेलाइट इमेज होगा वो देता होगा, तो रसिया तो सपोर्ट कर ही रहा है। तो अभी तो रसिया का चर्चा तो बाद में की जा रही है, अभी तो चाइनीज का चर्चा लोग करते हैं ना, जो भाई यूएस को कौन करना काउंटर करता है, तो चाइना करता है। तो यहाँ पे तो चाइना के ऊपर क्वेश्चन उठेगा कि भाई तुम दिखाते हो ना मैं पावर, तो तुम क्यों नहीं अपने मित्र को सपोर्ट किए। ये तो चाइनीज के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। तो रसिया का ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, हम यदि टर्की को बात करेंगे तो टर्की में क्या है कि टर्की तो एक तो नेटो का मेंबर है, ठीक। तो नेटो के अगेंस्ट जाके वो कुछ कर नहीं सकता, तो नेटो के मेंबर रहने से टर्की को क्या मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है। क्योंकि टर्की में यदि देखोगे तो यहाँ पे कुर्द वाला रीजन है, कुर्द किसी भी तरीके का वहाँ पे अपराइजिंग नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई अटैक नहीं हो सकता है। नेटो के आर्टिकल्स 5 में दे रखा है, किसी भी नेटो मेंबर पे अटैक करोगे तो सब मिलकर अटैक करेंगे, इसका फायदा तो ये हो रहा है, ठीक। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में यदि ईरान का दिखाएगा अपना, यहाँ पे ईरान थोड़ा सा भी ये दिखाएगा कि वो मतलब काउंटर कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा, तो जितने दिन तक सस्टेन कर पाएगा उतने दिन में क्या होगा, यूएस का पावर कमजोर दिखेगा, उसका हार्ड पावर कमजोर दिखेगा। तो हो सकता है कि टर्की फिर जो यूएस या वेस्ट के या पूरे यूरोप के प्रेशर में आके रसिया को फ्री पास यहाँ से नहीं देता है, ये इस वाले रीजन से मेडिटेरेनियन के अंदर। हो सकता है कि टर्की इधर से वापस निकल के
ये एक इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे अपने आप को एस्टैब्लिश करें। क्योंकि अभी देखोगे तो टर्की क्या है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये अपने आप को वेस्टर्न स्टाइल में कंट्री को मॉडर्नाइज किया था, ठीक। लेकिन अर्दगान के टाइम में आप देखोगे तो इसको ये जो इस्लामिक इथॉस है उसको फिर से, या जो इस्लामिक स्टाइल है उसको यहाँ पे इम्पोज करने का कोशिश किया है, ठीक। सेकुलरिज्म को या वेस्टर्न स्टाइल को बोला कि ये सही नहीं है, जो इस्लाम रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग कंट्री को चलना जरूरी है। तो यहाँ पे ईरान क्या है, ईरान एक इस्लामिक आइडियोलॉजी पे कंट्री कंट्री है, ठीक। तो ये यदि यहाँ पे सस्टेन करता है बढ़िया, वेस्ट को चैलेंज यहाँ पे करता है, तो ये टर्की के लिए भी होगा, ठीक। यहाँ पे आप यदि शिया सुन्नी का वो हटा लीजिए, शिया सुन्नी का जो लड़ाई है वो बात हटा देंगे, तो ये एक ये दिखेगा तो भाई इस्लामिक आइडियोलॉजी का जीत हुआ है यहाँ पे, जितना दिन तक टिकेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा, इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएगा, कंट्री को उसके अकॉर्डिंग आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो उससे फिर क्या होगा कि ये वेस्ट से कटेगा, यूरोप से कटेगा अपने आप को, और उससे क्या होगा कि फिर रशिया के साथ बढ़िया से कोलैब करेगा। तो फिर इस रीजन में क्या बढ़ेगा, फिर ये रसिया मेडिटेरेनियन में बढ़िया इसकी पहुंच हो जाएगी, यदि टर्की नेटो से हटने के लिए तैयार होगा तो। क्योंकि नेटो से इसकी बहुत बड़ा सुरक्षा मिलता है यहाँ पे, ठीक। ये हम टर्की के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अब हम आते हैं एक तीसरा प्लेयर पे आते हैं, चाइनीज पे हम बात यहाँ पे करेंगे। देखिए, चाइनीज पे बात करना यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इनडायरेक्ट वॉर है चाइना और यूएस के बीच में। अब देखिए यहाँ पे यदि ईरान जल्दी कोलैप्स करेगा, वहाँ पे रिजीम चेंज होगा, तो ये डायरेक्ट चाइना के ऊपर क्वेश्चंस होगा। दूसरा चीज़, चाइना को अब लगेगा जो भाई हमारी इकोनॉमिक पावर तो है ही, तो हम दिखाते लेकिन मिलिट्री पावर हम कहीं दिखाए नहीं है, तो हमें मिलिट्री पावर को शो करना पड़ेगा। तो चाइना फ्यूचर में अपने मिलिट्री पावर को शो करने की कोशिश करेगा। तो चाइना करेगा कहाँ, चाइना करेगा कहाँ, जहाँ पे उसका डिस्प्यूट है। तो वो डिस्प्यूट किसके साथ है, एक तो है इंडिया के साथ, एक तो इंडिया के साथ है, हमारे देश के साथ है। तो यहाँ पे वो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि हम बराबर के पावर है, यहाँ पे करेगा तो खिंच जाएगा, लंबा खींचेगा, इसीलिए यहाँ पे वो करेगा नहीं, उसको केवल कर दिखाना है। तो दिखाने के लिए वो क्या करेगा, तो साउथ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी में आप देखोगे तो ये हो गया जापान हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ठीक। इधर आप देखोगे तो ये फिलीपींस हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, ये पूरा साउथ चाइना सी हो गया, ठीक। यहीं पे डिस्प्यूट चल रहा है, ये वियतनाम हो गया, ये वियतनाम हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, स्प्रेटली है, और दो चार आइलैंड है जिसको लेकर जापान में और इसके बीच में चल रहा है, किसके बीच में, चाइना के बीच में चल रहा है। ताइवान भी वो कर सकता है, ताइवान को, क्योंकि वो हमेशा कर ही रहा है, बता ही रहा है कि भाई इट इज अ पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना, ठीक। तो वो यहाँ पे शो करेगा। अब जैसे कि देखो इसका सबूत क्या है, इसका एविडेंस क्या है, ये देखो एविडेंस, आप ये देखोगे तो नॉर्थ कोरिया क्या है, नॉर्थ कोरिया को पाल के कौन रखा हुआ है, चाइना और रशिया पाल के रखा हुआ है। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट आता है, या जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया मिलिट्री मतलब मिसाइल का एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करता रहता है, मिसाइल टेस्ट करता रहता है, वो चीज़ है। तीसरा चीज़ यदि आप ये देखोगे, जापान में जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ है, जो वो आई हैं प्रधानमंत्री बनी है, वो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि ताइवान को हम सपोर्ट करेंगे। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो जापान ने अपनी जीडीपी का बहुत बढ़ा दिया है, ठीक, समझ गए। जैसे कि आप इधर देखोगे साउथ चाइना सी के अंदर कोई भी बोट आता है, कोई भी मतलब एक तरीके से मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलांस के लिए कोई भी बोट आता है, इंडोनेशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके जितने फिलीपींस से लेके कोई भी बोट आता है, तो वो चाइना उसको कैप्चर कर लेता है या उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक। तो यहाँ पे चाइना अपने पावर को शो करके वर्ल्ड को दिखाएगा कि आई एम ऑल्सो अ मिलिट्री पावर, आई हैव ऑल्सो अ कैपेबल ऑफ हार्ड पावर। तो वो चीज़ चाइना यहाँ पे कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। लेकिन अभी यदि देखोगे तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा कर्स ये चीज़ है कि मलक्का स्टेट है, चाइनीज को ऑयल चाहिए था, ऑयल उसको 40-60% वो बाहर से इंपोर्ट करता है, ठीक। अरेबियन सी के थ्रू आता है, इंडियन ओशन के थ्रू आता है, मलक्का स्टेट किसके अंदर है, इंडिया के कंट्रोल में आता है। अब यहाँ पे इंडियन ओशन में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरीके से यूएस ने ईरानियन शिप को
इंडिया अभी इस पे रिएक्शन कुछ नहीं दे रहा है, क्या होगा नहीं होगा आने वाले टाइम में पता चलेगा कि भाई इंडियन क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि इंडियन ओशन तो हमारा है ना, इंडिया का है भाई, ये यहाँ पे किसी भी तरीके की बदमाशी नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है स्टेट पे डोमिनेंस इंडिया का तो कॉन्सेप्चुअली है, लेकिन क्या अमेरिकन ने जिस तरीके से इंडियन ओशन में आके उत्पात अभी मचा रहा है, उससे क्या होगा फ्यूचर में, वो देखने की बात है। आप यदि देखोगे तो अभी बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट शेख हसीना को हटाया, क्यों? क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो बांग्लादेश के पास वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, तो वो अमेरिकन बोला था दे दो, तो वहाँ पे एयरबेस बनाता, अपना अपना मिलिट्री बेस बनाता, उससे क्या करता, तो मलक्का को और चाइना के ऊपर ध्यान रखता। ठीक। सो इंडियन ओशन में भी है। तो ये सब सारे इक्वेशन है, चाइना के लिए है कि फ्यूचर में हार्ड पावर को शो करने की कोशिश करेंगे। सो मे बी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। नेक्स्ट में देखेंगे फिर कुछ और।